हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर पूकी दिस साइड। और आज हम हमारे अकाउंट्स की लव स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब हम हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने हमारे पूरे बेसिक्स कवर कर लिए थे और पार्ट 2 के अंदर ना हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उनको समझेंगे। उनका कैसे एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है वो समझेंगे। उसके बाद एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने ये कर लिया ना, आपने पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 भी आप देख रहे हो, ये दोनों पार्ट देखने के बाद ना आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर ना आप आपकी रेफरेंस बुक का कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो शुरू करें हमारे पार्ट 2 को। और सबसे पहले समझते हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड, और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो है ना वो है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, अभी ये बताओ, इसके नाम में ही क्या है? इसके नाम में ही है प्री, मतलब ये वो खर्चे जो आपने पहले ही पे कर दिए। प्री पेड, ये वो खर्चे हैं जो आपने पहले ही पे कर दिए हैं। पैसा आपने आज दे दिया है, बट इसकी सर्विसेज जो है ना वो आप बाद में लोगे। इसकी सर्विसेज आपको बाद में मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल रिचार्ज, हम लोग मोबाइल का रिचार्ज आज करा लेते हैं, बट उसका जो बेनिफिट है वो हम क्या करते हैं, कमिंग मंथ्स में लेते हैं। तो ये वो खर्चे होते हैं जिनका आपने पेमेंट आज कर दिया है, बट इनके बेनिफिट को आप फ्यूचर में लेने वाले हो। एग्जाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने आपको इजी वे में इस वर्ड को समझाने के लिए यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो बिजनेस में यूज नहीं होता है। तो नेटफ्लिक्स आपका बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इजी वे में समझो। बट नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट उसे फिर कमिंग पूरे मंथ्स में यूज करते हैं। तो वो खर्चा जो आपने आज पे कर दिया बट उसका बेनिफिट आप कमिंग मंथ्स में लेने वाले हो, वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है। और एक बात बताओ, इसका बेनिफिट हमको क्या होगा? फ्यूचर में मिलेगा। इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। और जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी एसेट होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी ना आपका एक तरह से एसेट ही है। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके एसेट साइड में इंक्रीज हो जाएगा। और आपके पास से एक और चीज क्या जा रही है? आपके पास से कैश जा रहा है। आपने पेमेंट किया है तो आपके पास से कैश जा रहा है। तो आपके पास से कैश जा रहा है ना, वो क्या करेगा? आपकी कैश को कम कर देगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस के ना दोनों इफेक्ट जो होंगे वो एसेट साइड में होंगे। एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में खड़ा हो जाएगा और आपके कैश को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट देखते हैं। पहला इंपैक्ट क्या होगा? एसेट साइड में आपका प्रीपेड एक्सपेंस खड़ा हो जाएगा और कैश जो है वो आपका कम हो जाएगा। एसेट साइड में से कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लायबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे आओ। हमने रेंट पे किया इन एडवांस ₹10,000। आपने रेंट को एडवांस में पे कर दिया तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस खड़ा हो जाएगा 10,000 से, और सेम आपका कैश में 10,000 कम हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल सिंपल था, बट जो सेकंड एग्जाम्पल है ना उसको स्टार मार्क कर लो और इसको ना एक बार अच्छे से देखो। हमने रेंट पे किया है ₹30,000 फॉर अप्रैल, मई एंड जून। आपने अप्रैल, मई और जून मंथ के लिए रेंट पे किया है ₹30,000। पर ये रेंट कब पे करा है? ऑन 30th अप्रैल। आपने मतलब 30 अप्रैल को अप्रैल, मई और जून का रेंट पे किया है। तो अब एक बार ना ठंडे दिमाग से सोचो, गहरी सांस लो और बताओ इसमें से आपका प्रीपेड कितना है? इसमें से आपका प्रीपेड कितना है? हमारा इसमें प्रीपेड ना सिर्फ 2 महीने का है। कितना है? सिर्फ 2 महीने का। क्यों? क्योंकि आप 30 अप्रैल को रेंट पे कर रहे हो तो अप्रैल मंथ तो आपने पूरा यूज कर लिया ना, तो अप्रैल मंथ आपका खर्चा होगा और जो प्रीपेड में जाएगा वो सिर्फ 2 महीने का रेंट जाएगा। तो आपका कैश जो आपके पास से जाएगा वो तो पूरा 30,000 का कैश जाएगा, बट प्रीपेड में सिर्फ 20,000 दिखेगा और जो 10,000 आपका खर्चा है अप्रैल मंथ का वो आपके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये आपके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? समझ में आया? बढ़े सेकंड वर्ड के आगे। तो सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी ये कौन से खर्चे होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जो ना फायदा आपने जिनका अभी ले लिया है, मतलब जिनका आपने फायदा ले लिया है बट उनका अभी तक पेमेंट नहीं करा है, उनका अभी तक आपने पैसा बाद में देना है, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी यूज कर ली, इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने का हमने यूज कर लिया, बट उसका बिल हम कब, उसका पेमेंट कब करते हैं? उसका पेमेंट हम करते हैं बिल आने के बाद नेक्स्ट मंथ में। मतलब ये वो खर्चा है जो आपने यूज कर लिया पर अभी इसका पैसा देना बच रहा है। मतलब ये क्या है? मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है, मेरे बिजनेस में से पैसा जाएगा, मेरे बिजनेस में से पैसा फ्यूचर में जाएगा, तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, ये मेरी लायबिलिटी को
बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जांपल जैसा मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो हमारा लायबिलिटी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये हमें फ्यूचर में पे करना है। तो अगर इसका इंपैक्ट हम देखें तो पहला इंपैक्ट क्या होगा, लायबिलिटी साइड में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो खड़ा हो जाएगा। और ये मेरा खर्चा है, तो खर्चा क्या करता है, मेरी कैपिटल को कम करता है। हमने पार्ट 1 में इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा यार, डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हो तो पहले पार्ट 1 को देखो, तभी आप ये पार्ट 2 को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो सेकंड इंपैक्ट क्या होगा, हमारे कैपिटल को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा खर्चा है, तो हमारी कैपिटल इससे डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये हमारा खर्चा है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹50,000, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए की। हमें वो पे तो करनी थी, बट अभी हमने पे नहीं करी है, मतलब उसको फ्यूचर में पे करेंगे, मतलब बिजनेस से फ्यूचर में पैसा जाएगा, तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, और क्योंकि मेरा खर्चा है तो ये मेरी कैपिटल में से कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है हमने समझ लिया है, बट एक टेबल में समराइज वे में हमने बना रखा है, उसको देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पेड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, वो खर्चे जो आपने पे कर दिए हैं बट उसका अभी तक बेनिफिट आपने रिसीव नहीं किया है। और उल्टा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका एकदम उल्टा होता है, मतलब आपने बेनिफिट ले लिया है पर अभी पे नहीं करा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, हमने अच्छे से इसको समझ लिया है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है थर्ड वर्ड, वो है अक्रूड इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो क्या है अक्रूड इनकम। अभी अक्रूड इनकम क्या है ना, ये वो इनकम है जो आपने अर्न तो कर ली है, मतलब ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, मतलब उस पर आपका हक है, वो आपने कमा ली है बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मतलब क्या होगा, ये आपको फ्यूचर में रिसीव होगी, मतलब ये आपका रिसीवेबल है, आपको फ्यूचर में बिजनेस में पैसा आएगा, ये मेरा रिसीवेबल है, ये मेरा हक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा एसेट हो जाएगा। तो इसका पहला इंपैक्ट किया जाएगा, एसेट साइड में आपका अक्रूड इनकम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रिसीवेबल है, मतलब ये पैसा मैंने कमा लिया है, मतलब मेरा हक है बट मैंने कमा लिया है, बट अभी तक मेरे बिजनेस को पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में मेरे बिजनेस में आएगा, मुझे रिसीव होगा, तो ये मेरी एसेट को बढ़ा देगा। और सेकंड इंपैक्ट क्या है, ये मेरी इनकम है, तो इनकम क्या करती है, मेरी कैपिटल को बढ़ा देती है, इनकम मेरी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो सेकंड इंपैक्ट क्या होगा, सेकंड इंपैक्ट मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा और ये मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो अक्रूड इनकम। अभी एग्जाम्पल देखो, शॉप गिवन ऑन रेंट ₹20,000, आपने एक शॉप है ना वो रेंट पे दी 20,000 रुपए के पर मंथ रेंट पे। अभी टेनेंट आपके पास आया और बोला कि आई विल पे द रेंट ऑफ दिस मंथ इन नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं इस महीने का जो रेंट है ना वो नेक्स्ट मंथ पे करूंगा। तो आपने इस महीने का रेंट कमा तो लिया है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, वो आपको नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा, मतलब वो रिसीवेबल है, तो हमारी एसेट बन जाएगा। तो अक्रूड इनकम हमारा एसेट साइड में आ जाएगा 20,000, और हमारी कैपिटल को भी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम है, तो हमारी कैपिटल साइड में भी 20,000 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है अक्रूड इनकम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है हमारा एडवांस इनकम। क्या है एडवांस इनकम, देखो नाम ही क्या है एडवांस, मतलब वो इनकम जो आपने एडवांस में अर्न कर ली है, जो आपने एडवांस में अर्न कर ली है, इसके बदले जो भी आपको सर्विसेज देनी थी वो अभी तक आपने दी नहीं है, वो आप फ्यूचर में दोगे। ठीक है, तो इनकम दैट हैज बीन रिसीव्ड बट हैज नॉट येट बीन अर्न, मतलब वो इनकम जो अभी तक हमने अर्न नहीं करी है पर हमने उसे रिसीव कर लिया है। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000, आपको ना रेंट एडवांस में मिल गया 10,000 का, तो मतलब वो एडवांस में आपको जो रेंट मिला है वो क्या है, वो आपकी इनकम आपने अभी अर्न नहीं करी थी, वो आपके इस महीने की इनकम नहीं, वो आपको एडवांस में मिल गया है, मतलब वो आपको उसकी जो सर्विस है वो फ्यूचर मंथ में देनी है, बिजनेस को वो सर्विस देनी है, और मुझे भी बिजनेस को देना होता है फ्यूचर में, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो एडवांस इनकम जो है ना वो मेरी लायबिलिटी साइड में आके खड़ा हो जाएगा और मेरे कैश में भी 10,000 ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस में पैसा तो आया है, बिजनेस में पैसा आ गया है, बट उस पैसे के बदले जो सर्विसेज हैं वो मुझे फ्यूचर में देनी अभी बच रही है, वो मुझे देनी है, मतलब देनी मतलब मेरा ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए मेरा एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड में आता है, और जो भी कैश मेरे बिजनेस में आया है वो मेरी एसेट को बढ़ा देता है। तो एक इंपैक्ट इसका लायबिलिटी साइड में आता है और एक इंपैक्ट इसका एसेट साइड में कैश को इंक्रीज करता है। ठीक है, अभी सेम जैसे ऊपर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस था ना, मतलब दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो एक समराइज में था, वैसे ये अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम का है। अक्रूड इनकम क्या है, जो आपने अर्न कर ली है बट अभी तक रिसीव नहीं करी है, और एडवांस इनकम जो आपने रिसीव कर ली है पर अभी तक अर्न नहीं करी है, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ठीक है, ये हमारे अक्रूड इनकम एसेट साइड में दिखती है और एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड में दिखती है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक, चारों टॉपिक चारों वर्ड्स क्लियर हुए। पहला प्रीपेड, दूसरा आउटस्टैंडिंग, तीसरा अक्रूड और फोर्थ एडवांस इनकम। बड़े फिफ्थ के आगे, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है मेरा डेप्रीसिएशन।
डेप्रीसिएशन। क्या है? डेप्रीसिएशन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेप्रीसिएशन के ऊपर ना पूरा एक अलग से चैप्टर है जो आप आगे पढ़ने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट अभी इसको एकदम बेसिक वे में समझो कि आखिर डेप्रीसिएशन होता क्या है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में, तो सपोज आप आज कोई बिजनेस में मशीनरी खरीद कर लेकर आए हो, ठीक है? तो आप आज जो मशीन खरीद कर लेकर आए हो, आज के डेट में उस मशीन की जो वैल्यू है, क्या आज के 1 साल बाद, आज के 2 साल बाद भी उस मशीन की वही वैल्यू रहेगी या थोड़ी कम हो जाएगी? मशीन की वही वैल्यू रहेगी या थोड़ी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब मेरे मशीन जो आज मैं 1 लाख रुपीज का लेके आया था, हो सकता है वो 1 साल बाद 90,000 का बचे, 2 साल बाद 80-85 का बचे। मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो कम होगी। जो वैल्यू उसकी कम हो रही है वो क्या है? मतलब मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे जो मशीन में आज लेके आया था उसकी आज वो वैल्यू, 1 साल बाद वो वैल्यू नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा खर्चा है, ये मेरा एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस ही होता है। और ये क्यों होता है? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, जो हमने एग्जांपल में समझा। मतलब टाइम के साथ मेरे एसेट की वैल्यू भी कम होती है। तो ये मेरा इनडायरेक्टली खर्चा है, ठीक है? इसमें मेरा कैश कुछ नहीं जा रहा है, ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, पर ये भी मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। और इसीलिए ना इस खर्चे से मेरा कैश में कुछ भी इंपैक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेरा कैश नहीं जा रहा है, मेरे मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो पहला इंपैक्ट कहाँ आएगा? मेरी मशीन में आएगा। मतलब डेप्रिसिएशन जो है ना वो मेरी मशीन के अमाउंट को कम कर देगा, जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो मशीन के अमाउंट में से लेस कर देंगे। और दूसरा क्या? ये मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या करता है? हमारी कैपिटल को कम करता है। तो दूसरा इंपैक्ट इसका कैपिटल में जाएगा, कैश में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जिसमें कैश कुछ भी आता जाता नहीं है, मतलब कैश बिजनेस से नहीं जाता है, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है? तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में इंपैक्ट क्या होगा? ये हमारा एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ये हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, और साथ ही में जो हमारी एसेट की वैल्यू है उसको भी डिक्रीज कर देगा, ठीक है? एग्जाम्पल समझे, हमने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीज की। तो आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की, तो आपके पास से 1 लाख का कैश गया, आपके बिजनेस में मशीन आ गई, 1 लाख का कैश गया और मशीन आ गई, ये क्लियर है? फिर अभी आपने इस पे 1 साल बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000 रुपीज का। तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो आपने किसी को पैसा नहीं दिया है, वो आपकी मशीन की वैल्यू 1 साल बाद अपने आप उतने से कम हो गई है। वो 10,000 कैसे निकला, वही आप उस चैप्टर में समझोगे, जो अलग से पूरे डेप्रिसिएशन के ऊपर चैप्टर है, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं निकालने के। बट अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में आप इतना समझो कि डेप्रिसिएशन से मेरे मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। तो मेरी जो मशीन की वैल्यू कम हुई है वो क्या करेगा? मतलब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो मेरे मशीन की मेरे मशीन की वैल्यू में से मैं लेस कर दूंगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। तो 10,000 मेरे मशीन की वैल्यू को कम कर देगा, और सेम ये मेरा खर्चा है, तो ये मेरे कैपिटल को भी कम कर देगा, ठीक है? क्लियर है? हमने 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन समझे हैं। पहला प्रीपेड एक्सपेंस, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर अक्रूड इनकम, और फिर एडवांस इनकम, और फिर लास्ट डेप्रिसिएशन। ये पांचों को ना बहुत अच्छे से समझ लेना, एग्जाम्पल को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि पक्का आपके एग्जाम में ना इन पांचों में से किसी ना किसी 1 या 2 ट्रांजैक्शन आपको आपके क्वेश्चन में दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इन्हें ना एकदम ध्यान से दोबारा अच्छे से पढ़ लेना। अभी ना हम एक पूरा क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर ना ये सारे ट्रांजैक्शंस मैंने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। तो अलग अलग 4-5 क्वेश्चन करने से अच्छा है एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लो। थोड़ा ट्रांजैक्शन ज्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, बट अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो आपका इन सबके ऊपर एकदम अच्छे से ग्रिप आ जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। सोल्यूशन जो है ना वो नीचे है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन समझेंगे, उसका इंपैक्ट डिस्कस करेंगे, और फिर सोल्यूशन में देखेंगे कि इसका कहां पे कैसे इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है? आप लोग भी अपना कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करिए, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पूकी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन इसके लिए बनाना है, ठीक है? तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पूकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, गुड्स ₹2 लाख एंड बिल्डिंग ₹4 लाख। मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर हम क्या लेके आए? 5 लाख रुपीज का कैश लेकर आए हैं, 2 लाख रुपीज के हम गुड्स लेकर आए हैं, और बिल्डिंग लेकर आए हैं 4 लाख रुपीज की। तो मेरे एसेट साइड में आ जाएगा कैश, स्टॉक और बिल्डिंग, और ये सब क्या है? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरी कैपिटल है। तो मेरे कैपिटल में क्या हो जाएगा इन सबका टोटल? मतलब टोटल कितना हो रहा है मेरा? 11 लाख। 5 + 2 7 + 4 11। तो 11 लाख से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, और एसेट साइड में मेरे कैश आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा और बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है? चलो देखते हैं सोल्यूशन में क्या हो रहा है। सोल्यूशन में मेरा 5 लाख आ रहा है कैश में, स्टॉक आ रहा है 2 लाख का, बिल्डिंग आ रहा है 4 लाख का, ठीक है? और मेरी यहाँ पे कैपिटल बढ़ रही है 11 लाख रुपीज से, ठीक है? तो ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। चले सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। अभी ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, जब ये जो हार्ड ट्रांजैक्शन आएंगे वहां पे हम अच्छे से टाइम देंगे, ठीक है? सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। आपने ना गुड्स खरीदे हैं, कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में।
तो आपके पास से कुछ तो कैश गया और जो आपने क्रेडिट में खरीदे हैं उसके लिए क्या होगा, आपका क्रेडिटर बिजनेस में खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसे फ्यूचर में पैसा देना है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपने कैश में कितना खरीदा? 20,000, मतलब आपके कैश में से कितने माइनस होंगे? 20,000। मेरे कैश में से माइनस होंगे 20,000, ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं। और जो मेरा क्रेडिट है, मतलब मेरा क्रेडिटर, वो कितने से बढ़ जाएगा? वो मेरा बढ़ जाएगा क्रेडिटर 30,000 से, ठीक है। 30,000 से मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा और कैश से मेरे कम हो जाएंगे 20। और मेरे पास बिजनेस में गुड्स कितने क्या है? मैंने गुड्स एक्चुअल में खरीदे कितने के हैं? 50 के, भले कैश में या क्रेडिट में जो भी खरीदे, मेरे बिजनेस में गुड्स तो आए, तो गुड्स कितने के हैं? 50 के। तो मेरा जो स्टॉक है वो 50 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आओ सोल्यूशन में देखते हैं क्या हो रहा है। सोल्यूशन में क्या हो रहा है, मेरे कैश में 20,000 कम हो रहे हैं, स्टॉक में 50,000 ऐड हो रहे हैं, और सेम मेरा क्रेडिटर जो है वो 30 से खड़ा हो रहा है। तो मेरी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन अभी क्या बनी है? मेरे पास पहले 5 लाख का कैश था, अभी 20 उसमें से लेस हुए हैं, तो मेरे पास 480 का कैश बचा है। मेरे पास पहले 2 लाख के गुड स्टॉक था, उसमें से 50,000 का मैंने स्टॉक और खरीदा है, तो मेरे पास स्टॉक हो गए 2,50,000 के। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग मेरा 4 लाख का 4 लाख है। लाइबिलिटी साइड में मेरा क्रेडिटर एक बढ़ गया है, तो 30,000 से मेरा क्रेडिटर बढ़ गया है, और जो मेरी कैपिटल थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कैपिटल मेरी 11 लाख की 11 लाख ही है। तो 11 लाख 30 मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया है, और एसेट साइड का मेरा टोटल कितना हो गया? 448, 880 और 10, 1080, 50, 1130, ठीक है। 1130 मेरा एसेट का और लाइबिलिटी का टोटल है, तो मेरा इक्वेशन एकदम मैच है, ठीक है। आगे बढ़े, सेकंड ट्रांजैक्शन को देखें, सॉरी थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचे हैं, मतलब हमारे पास से गुड्स गए हैं। फॉर कैश, कैश में बेचे कितने के? 10,000 के। कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे ना ब्रैकेट में कॉस्ट लिखा है, मतलब हमने ये कीमत है, मतलब आपने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं कैश में, और क्रेडिट में बेचे हैं 15,000 के, मतलब आपने गुड्स बेचे कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में। 10,000 के गुड्स आपने कैश में बेचे हैं और 15,000 के गुड्स आपने क्रेडिट में बेचे हैं, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और इन दोनों को ना आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको एक बार ना स्टार मार्क कर लो, और आ जाओ, मेरे स्टार ऐसे ही होते हैं, ठीक है, हमने नेक्स्ट वीडियो में ये समझ लिया था। तो अभी मेरे पास से क्या गुड्स जा रहा है, मैं गुड्स बेच रहा हूं, कुछ कैश में बेच रहा हूं और कुछ क्रेडिट में बेच रहा हूं। तो जो मैं कैश में बेच रहा हूं वो तो मेरे कैश को इंक्रीज कर देगा, जो मैंने उधार में बेचा वो क्या करेगा? मेरे बिजनेस में डेटर को खड़ा कर देगा। और मैंने जो गुड्स बेचे हैं ना, ये प्रॉफिट में बेचे हैं, कितने प्रॉफिट में? 20% प्रॉफिट में। तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा? मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके 3 इंपैक्ट आएंगे, इंपैक्ट समझ में आए? अभी कैश, कैश कितने से बढ़ेगा? मैंने कैश में बेचे हैं 10,000 के गुड्स, कितने प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। तो 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000, मतलब टोटल मेरा कैश कितने से बढ़ेगा? 10 + 2 12,000। तो 12,000 से मेरा कैश बढ़ जाएगा। मैंने क्रेडिट में कितने के बेचे? 15,000 के, और कितने के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। तो 15 का 20% इज 3,000, तो 18,000 जो है वो मेरा डेटर में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे डेटर से लेना कितना है? 18,000। 15 तो कॉस्ट था और 20% प्रॉफिट में मैंने उसको बेचा है, तो मुझे से लेना कितना है? 18,000। तो 18,000 से क्या होगा? मेरा डेटर इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने ये टोटल गुड्स कितने के प्रॉफिट बेचे? 10 + 15, 25 के मैंने गुड्स बेचे हैं 25,000 के, वो 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो 25,000 का 20% इज 5,000, तो 5,000 जो होगा वो मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। आओ सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है? 12,000 मेरा कैश में ऐड हो रहा है, ठीक है। मेरे पास से स्टॉक गया है, हमने ऊपर एक चीज मिस कर दी थी, हमारे पास से स्टॉक भी जा रहा है ना भाई, तो हम स्टॉक को भी माइनस करेंगे। कितने का स्टॉक गया है? 10 का एक कॉस्ट था और 15 का एक कॉस्ट थी, तो 25 का मेरे पास से स्टॉक गया है, तो स्टॉक हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा। 18,000 का हमारे बिजनेस में क्या है? डेटर, तो वो डेटर खड़ा हो जाएगा, और मेरे कैपिटल में 5 लाख ऐड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको अच्छे से, एक बार दोबारा देख लेना। तो मेरे पास अभी कैश क्या हुआ? पहले 480 था, अभी 12 और मेरे बिजनेस में कैश आ गया, तो 492 का कैश आ गया। जो मेरे पास स्टॉक था पहले 250 का था, अभी 25 लेस हो गए, तो 225 का मेरे पास स्टॉक बचा है। मेरे पास बिल्डिंग जो है फोल्ड की है, और 18,000 का मेरे पास डेटर खड़ा हो गया है। लाइबिलिटी साइड में मेरे पास क्रेडिटर 30 का, तो 30 क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, और मेरी कैपिटल में क्या होगा? मेरा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो मेरी कैपिटल जो है ना वो 5 लाख से बढ़ जाएगी, तो 11,05,000 जो है वो मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? यहां तक मेरे साथ हो? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी भी इक्वल है, 11,05 + 30,
35,000 हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है। और अगर हम इधर का टोटल करें तो 4 और 4 8 लाख, 8 और 2 10 लाख, 10 25 10 25 19 2 एंड 18 इज माई 1135। हाँ ठीक है, तो ये मेरा 1135 हो रहा है। तो मेरा लाइबिलिटी साइड एसेट साइड अभी तक मैच है। ठीक है, देखो कैलकुलेटर यूज मत करना, आराम से आप धीरे भले टाइम लेना, बट कैलकुलेशन को एकदम अच्छे से करना, क्योंकि कैलकुलेटर यूज कर लोगे ना तो अभी तो आप यूज कर लोगे, बट एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट से तैयारी करनी है, हर चीज को एग्जाम के पॉइंट को देख के सॉल्व करना है। तो प्लीज कैलकुलेटर को यूज मत करना, अपने हाथ से सारे कैलकुलेशन को करना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो क्या बोल रहा है, कमीशन रिसीव। हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, कमीशन आया है, सिंपल है, मतलब मेरे बिजनेस में पैसा आया है और ये कमीशन क्या मेरी इनकम है, तो मेरे कैश को बढ़ा देगा और मेरी कैपिटल को भी बढ़ा देगा। ठीक है, सोल्यूशन देखें क्या है, कमीशन रिसीव मेरे कैश को इंक्रीज कर रहा है 20,000 से और 27 सेम मेरा कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, मतलब मेरी एसेट बढ़ी 20 से और लाइबिलिटी बढ़ी 20 से, 20 दोनों में ऐड हो गए, तो मेरा इक्वेशन मैच ही रहेगा, क्योंकि एक साइड भी 20 और एक साइड भी 20 है। ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। देखो ये सिंपल ट्रांजैक्शन था तो हमने इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आएंगे हम वहीं पे टाइम अच्छे से लगाएंगे। पेड कार्टेज, ये भी सिंपल है, ये क्या मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, मैंने कार्टेजेस पे किए हैं। कितने का पे किया है मैंने, 5,000 रुपीज का। तो 5,000 से मेरा कैश कम हो जाएगा और 5,000 से मेरा कैपिटल भी कम हो जाएगा। क्यों क्यों कैपिटल क्यों कम होगा, क्योंकि मेरा खर्चा है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, 5,000 से मेरा कैश कम हो रहा है और 5,000 से मेरा कैपिटल कम हो रहा है, दोनों साइड मैंने सेम अमाउंट इक्वल किया, तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन भी इक्वल ही होगी। ठीक है, आगे बढ़े। पेड रेंट इन एडवांस, ये स्टार मार्क कर लो, ये अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था, हमने क्या करा, हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया। तो ये क्या होगा मेरा, ये एग्जांपल हमने देखा था, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया मेरा, क्योंकि मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया है। कितना पे किया है, 30,000। तो क्या होगा, मेरे एसेट साइड में 30,000 प्रीपेड एक्सपेंस खड़े हो जाएंगे और 30 मेरे कैश में से कम हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन। 30,000 मेरे कैश में से कम हो रहे हैं और 30 मेरे एसेट साइड में ऐड हो रहे हैं एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, 30 यहाँ पे मैंने माइनस करे, 30 यहाँ पे ऐड करे, तो अभी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम इक्वल ही है, क्योंकि मैंने कुछ भी इंपैक्ट ऊपर नीचे का नहीं करा अभी तक है। ठीक है, आगे बढ़े। रेंट नेक्स्ट क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। ये क्या है, मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब मैंने अभी तक ये रेंट पे नहीं किया है, मुझे फ्यूचर में रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा और मेरा खर्चा है तो मेरी लाइबिलिटी को, मतलब सॉरी मेरी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और मेरा खर्चा है तो मेरी कैपिटल को कम कर देगा। कितने का है, 10,000 का। तो 10,000 से क्या इंपैक्ट हो रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये मेरे कैपिटल में रेंट आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और मेरे कैपिटल में से लेस हो रहा है 10,000। ठीक है, मतलब 10,000 लाइबिलिटी में एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दिए, तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी बढ़ गया है और मेरे 10 से ही कैपिटल कम हो गया, मतलब 10 का पॉजिटिव इंपैक्ट कैपिटल लाइबिलिटी साइड में ही है और नेगेटिव इंपैक्ट भी लाइबिलिटी साइड में ही है। तो ठीक है, यहाँ भी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम इक्वल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है मेरा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपको ना रेंट एडवांस में रिसीव हो गया है, मतलब ये क्या है, आपकी एडवांस इनकम है। और एडवांस इनकम हमने देखा था, मतलब ये मैंने पैसा मेरे बिजनेस में आज आ गया है पर मैंने ये कमाया नहीं है, ये अभी तक मैंने कमाया नहीं है, तो ये क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। तो सेम ये भी मेरा कैश को बढ़ाएगा और मेरी लाइबिलिटी को बढ़ा देगा, रेंट रिसीव इन एडवांस। तो 20,000 मेरा कैश इंक्रीज कर रहा है और 20 से ही मेरा लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो, आगे बढ़े। पेड सैलरी इन कैश 5,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000 की, मतलब आपने सैलरी पे करी है 5,000 की कैश में और 5,000 की आपको और सैलरी फ्यूचर में पे करनी है। ठीक है, तो आपका कैश में से कितना कम होगा, 5, क्योंकि कैश तो अभी 5 ही गया है और सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 5, मतलब ये सैलरी आपको फ्यूचर में पे करनी है, तो आपके लाइबिलिटी में 5,000 और बढ़ जाएंगे और आपके टोटल खर्चा कितना है 10,000 का, तब कैपिटल में से 10,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, आओ सोल्यूशन में देखते हैं, सोल्यूशन में क्या हो रहा है, 5 मेरे कैश में से कम हो रहे हैं, 5 मेरी लाइबिलिटी में बढ़ रहे हैं और नेट मेरा 10 जो है वो कैपिटल में से कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये क्या है हमारी, ये हमारी अक्रूड इनकम है, मतलब ये इनकम आपने अर्न कर ली पर अभी तक रिसीव नहीं करी है, मतलब बिजनेस फ्यूचर में इसको रिसीव करेगा, बिजनेस में ये पैसा आएगा, तो ये क्या करेगा, हमारी एसेट को बढ़ा देगा, हमारी एसेट को बढ़ा देगा और हमारी इनकम है तो ये हमारी कैपिटल को भी बढ़ा देगा। ठीक है, कितना अमाउंट है, 10,000, तो 10,000 से मेरा कैश बढ़ रहा होगा और 10,000 से ही मेरी कैपिटल भी बढ़ रही होगी। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, 10,000 से मेरा सॉरी
कैश नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये अक्रूड इनकम है, ये अभी तक मैंने कमाई नहीं है, ये फ्यूचर में आएगी। सॉरी यहाँ मतलब मैं एडवांस इनकम उसको समझ गया था, बट ये अक्रूड इनकम है। तो अक्रूड इनकम क्या है? ये अक्रूड इनकम है, ये अभी तक मैंने कमाई नहीं है, ये मेरे बिजनेस में आएगी। तो मेरा अक्रूड इनकम नाम से एक एसेट खड़ा हो जाएगा। तो अक्रूड इनकम नाम से मेरा एसेट खड़ा हो गया और मेरी कैपिटल को ये बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी इनकम है, तो ये मेरी कैपिटल को बढ़ा देगा। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ तो ना आप लोग प्लीज ये जो 5 वर्ड्स है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम और डेप्रिसिएशन, इनको बहुत अच्छे से समझकर पढ़कर जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का एक ना एक ट्रांजैक्शन इन 4-5 वर्ड्स में से आपको आपके एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अभी क्या आपने बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा, जो ओनर याद है स्टार्टिंग में बिल्डिंग भी लेकर आया था 4 लाख की, उस पर कुछ डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज किया है। कितना चार्ज किया है? 10,000 रुपीज। तो अभी डेप्रिसिएशन क्या करेगा? मेरी बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर देगा और ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, ये मेरा कैश एक्सपेंस नहीं। तो ये क्या करेगा? मेरी कैपिटल को भी कम कर देगा। इससे कैश में कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन क्या है? 10,000 मेरा बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर रहा है और 10,000 मेरे कैपिटल को कम कर रहा है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। आपने बिजनेस में कुछ पैसा आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो शेयर्स क्या है? आपके एसेट है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिटर्न देगा और आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ फ्यूचर में फायदा होगा। और जो मेरा फायदा होगा, जो मेरे बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, वो क्या है? मेरी एसेट है। तो मेरे एसेट साइड में जो है ना 50,000 एज अ शेयर दिख जाएंगे और मेरे पास से क्या है? कैश गया है, मेरे पास से पैसा गया है, तो 50 मेरे कैश में से लेस हो जाएंगे। चलो सोल्यूशन में देखते हैं क्या है। इन्वेस्टेड इन शेयर 5, ये 5 को ना 50 कर लो, यहाँ पे ये 50 है, 5,000 नहीं है। 50,000 मेरा कैश में से लेस हो रहा है और 50,000 ही मेरा एज अ शेयर आप देखोगे तो एसेट साइड में 50,000 मेरा एसेट 50,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, लास्ट क्या पॉइंट है? डिविडेंड रिसीव्ड। मेरे को 5,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड ना मेरी इनकम होती है, तो इनकम हुई है, तो ये क्या करेगा? मेरे कैश को इंक्रीज कर देगा और इनकम मेरी कैपिटल को भी इंक्रीज कर देता है। तो इसका एक इंपैक्ट आएगा मेरी कैश में और एक इंपैक्ट आएगा मेरी मेरे कैपिटल में आ रहा है 5,000 का इंपैक्ट और एक इंपैक्ट आ रहा है मेरे कैपिटल में और एक आ रहा है मेरे कैश में, मतलब दोनों मेरे 5,000 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को ना प्लीज एक बार दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये नोट्स आप रेफर कर सकते हो। और प्लीज इस क्वेश्चन को ना खुद से अपने हाथ से अच्छे से लिखकर सॉल्व करना। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो ट्रस्ट मी, आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फिर कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, अभी ना 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं जो हमें समझने हैं। ये क्वेश्चंस ना आपको एग्जाम में 3 मार्क 4 मार्क में मिल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन को भी इग्नोर मत करना। चलो ठीक है, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मुश्किल से 5 या 6 मिनट और लगेंगे हमको और उसके बाद आपका चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिस्टर ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 25 को हमने बिजनेस कमेंस किया विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। कितने की कैपिटल के साथ आपने बिजनेस चालू किया है? आपने 10 लाख की कैपिटल के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। हिज एसेट्स वर रुपीज 7,80,000। हमारी एसेट कितनी है? 7,80,000 की। यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, ये जो कैपिटल है ना इसको आपको 10 लाख नहीं करना है, इसको आपको 5 लाख करना है। ठीक है, ये सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, बिजनेस हमने स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीज से और एज ऑन 31 मार्च 26 मैंने आप लोगों को समझाया था हमारे पार्ट 1 में कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर कैसे स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। जो मेरा 1 अप्रैल है वो क्या बनता है? मेरा ओपनिंग। और जो मेरा 31 मार्च है वो क्या बनता है? मेरा क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ऑन 31 मार्च मेरी एसेट है 7,80,000 की, मतलब ये क्या है? मेरी क्लोजिंग एसेट्स है। और लाइबिलिटी दे रखी है 70,000 की, तो ये क्या है? मेरी क्लोजिंग लाइबिलिटी है। और मुझे बोला क्या है? मुझे निकालना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले मुझे निकालना है मेरा क्लोजिंग कैपिटल और उसके बाद निकालना है प्रॉफिट। तो देखो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको नोट डाउन कर लो। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है? हमारा ओपनिंग कैपिटल जो कितना है? जो है हमारा 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना प्लीज। ठीक है, मेरा ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपीज का। मेरा क्लोजिंग एसेट कितना है? मेरा 7,80,000 का। और मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है 70,000 का। ये तीन चीजें जो है मुझे क्वेश्चन में दे रखी हैं और मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। अभी एक बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल मतलब क्या होगा?
आपकी एसेट माइनस लाइबिलिटी, क्योंकि हमारा एसेट क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, सॉरी मेरे पास क्लोजिंग एसेट है, मेरे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो क्या मैं एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लाइबिलिटी को माइनस कर रहे हैं। 780 माइनस 70, तो 7,10,000 क्या आ गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है हमसे, आपसे पूछा है कि प्रॉफिट भी हमें निकालना है। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है और आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, और हमने ना कैपिटल का बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट समझा था पार्ट 1 में, और मैंने आपको बोला भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल के सारे मेन एडजस्टमेंट है जो सब कैपिटल में होते हैं। तो हमारे पास अभी क्लोजिंग कैपिटल भी है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, और हम क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे पूछते हैं, ओपनिंग कैपिटल में हम एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ना तो कुछ एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको जीरो अज्यूम कर लेंगे, कुछ प्रॉफिट हमको निकालना है, लॉस कुछ नहीं है तो उसको जीरो अज्यूम कर लेंगे, ड्राइंग को जीरो अज्यूम कर लेंगे। तो अभी क्या होगा, हम सीधा क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,000, 710 माइनस 5, क्योंकि आपके पास और कुछ गिवन नहीं है। तो फॉर्मूला को अगर आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास, ओपनिंग कैपिटल है, तो आप क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दोगे, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पढ़े। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ना स्टार मार्क कर लो और उसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बेनोरिटू है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 अप्रैल 2025 with a capital of rupees 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh from पंजाब नेशनल बैंक। उसके पास बैंक से एक लोन था 2 लाख रुपीस का और कैपिटल दी 7,50,000 रुपीस की। इससे उसने बिजनेस स्टार्ट करा है ऑन 31 मार्च, मतलब अब बात आ गई हमारे ईयर एंड की। तो क्लोजिंग क्या है, हमारे पास एसेट है 15 लाख रुपीस का एंड हर क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, और हमको क्या करना है, हमको क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट निकालना है फॉर 25-26। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है वो सब हम लिख लेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमें, मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन है 7,50,000 का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद मेरा लाइबिलिटी है, लोन क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा, तो मेरा लाइबिलिटी है। तो मुझे लाइबिलिटी कितनी गिवन है, 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख मैं लाइबिलिटी में लिख लूंगा। और मुझे क्या गिवन है, और मुझे मेरी क्लोजिंग एसेट भी गिवन है 15 लाख रुपीस की, तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग एसेट लिख लिया 15 लाख रुपीस से। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, क्लोजिंग एसेट है, लाइबिलिटी और ओपनिंग कैपिटल है। अभी एक बात बताओ, आपको लाइबिलिटी दी है एज ऑन 1 अप्रैल, और क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या कि ड्यूरिंग द ईयर को आपने कुछ लोन का रिपेमेंट करा या कुछ किया, कुछ नहीं बोला है ना। तो हम क्या समझेंगे, जो हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी है ना वही हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी है। जब तक क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी था वही मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी भी है। तो आपके पास क्लोजिंग एसेट भी है, आपके पास क्लोजिंग लाइबिलिटी भी है, तो क्या आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही चीज करा है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 13 लाख जो आ गया वो क्या आ गया, मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये सिंपल था। बट अभी ना इसका जो सेकंड पार्ट है, हाँ जो सेकंड पार्ट है ये, इसको ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जो ये बेनोरिटू है ना, इसने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,25,000, 1,25,000 का इसने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाया और विड्रॉ करे हैं बिजनेस में से 40,000 फॉर पर्सनल यूज। मतलब कुछ इसने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल दी और कुछ बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, और बोला है कि हमें अब इसका प्रॉफिट निकालना है। अब क्या करना है, हमें इसका प्रॉफिट निकालना है। तो कैपिटल वाला डिफरेंट पूरा दिमाग में छाप रखा है ना, याद आ गया। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, कुछ एडिशनल कैपिटल भी है और कुछ ड्राइंग्स भी है, और हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, जो दे रहेगा पहले वो लिख लो। एडिशनल कैपिटल 125 का है तो हमने वो लिख लिया, ड्राइंग 40 का है तो हमने वो लिख लिया, और क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पार्ट 1 में था, वो जो हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था, हमारे पास वो आ गया है। तो अभी जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा, मेरा जो मेरा 13 लाख था वो क्या है, मेरा क्लोजिंग कैपिटल। मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 13 लाख। अभी मेरे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल को मैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालता हूँ, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड करता हूँ, प्रॉफिट को ऐड करता हूँ, ड्राइंग को माइनस करता हूँ और एक्सपेंसेस या लॉस को माइनस करता हूँ। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल है 7,50,000, जो ऊपर यहाँ हमको क्वेश्चन में गिवन था ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना है, 1,25,000। प्रॉफिट मुझे निकालना है और 40 का मेरे पास ड्राइंग्स है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अब तो बहुत सिंपल, आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आपका प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, 13 माइनस 750 माइनस 125 और प्लस 40 क्या है, जो आपका
सॉरी प्लस 40, तो आपका 4,65,000 का आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। आपने क्या करा, यहाँ पे जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल था उसमें से मैंने ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया, और जो मेरा ड्राइंग्स था उसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये सब मैं इधर लेके गया तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपने मैक्स में पढ़ाई होगा अपने 9th 10th 8th में, ये आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ गया 4,65,000 का। ठीक है, तो इसी के साथ ना हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक क्विक रिवीजन है, जो भी हमने ये ऊपर पढ़ा है ना वो सब, तो आप ये पढ़ लेना। और ट्रस्ट मी, आपने अगर पार्ट 1 देख लिया है और पार्ट 2 भी आपने पूरा देख लिया है, तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर ना कंसेप्चुअली वाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी आप आपकी रेफरेंस बुक उठा लो और कोई सा भी क्वेश्चन उसका आप लगाने के लिए रेडी हो चुके हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।